आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 1 में कहानी गलता लोहा का पठन करेंगे। इस कहानी के लेखक हैं श्री शेखर जोशी। उन्होंने इस कहानी में जातिगत पहलुओं पर प्रकाश डाला है। हमारे समाज में बहुत तरह की ऊंच नीच की भावना रही है जातियों को लेकर। इस कहानी का मुख्य पात्र मोहन है, जो एक उच्च स्वर्ण जाति से संबंध रखता है और बहुत ज़्यादा कुशागर बुद्धि वाला लड़का, पढ़ाई में होशियार, हर काम में आगे रहने वाला। उसके पिता और मास्टर जी को बड़ा यकीन था, बहुत उम्मीदें थी उससे कि वो बड़ा होकर अपने गांव का नाम रोशन करेगा। मोहन बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बनेगा, बहुत बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन उसी गांव का व्यक्ति, उसी जाति का व्यक्ति उसे धोखा देता है और उसका अंत में हम कहानी में देखेंगे कि किस तरह से उसका भविष्य ही चौपट हो जाता है और मोहन के मन में जातिगत भावना लोहे की तरह पिघल जाती है। इसीलिए इस कहानी का नाम है गलता लोहा। तो आइए इस कहानी का पठन करते हैं। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी। शिल्पकार, शिल्पकार होता है कारीगर। यहाँ इस कहानी में इसका मतलब है लोहार। टोला समूह है या जाति को कहा जाता है। मोहन खेत में जा रहा था, लेकिन अचानक चलते चलते उसके पैर लोहार के टोले की तरफ मुड़ गए और जो 3-4 दिनों से उसकी अनुगूंज उसके कानों में पड़ रही थी, वहां की आवाजें, धप धप की आवाज दूर से ही वो सुन रहा था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। निहाई होता है लोहे का ठोस टुकड़ा जिस पर लोहा रखकर कूटा पीटा जाता है। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर आएगा। हंसुआ होता है दरांती, घास काटने का एक औजार, जिसे लेकर वो खेतों के किनारे उगाई घास को काटने के लिए निकला था। बूढ़े वंशीधर जी के बूते पर अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। पुरोहिताई, पुरोहित होता है पंडित, पुरोहिताई पंडिताई का काम करना, यज्ञ हवन करना। उसके पिता बूढ़े हो गए थे और उनके वश की अब ये बात रही नहीं थी। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। निष्ठा होता है विश्वास और यजमान होता है अपने घर निमंत्रित आमंत्रित करने वाले लोग। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। रुद्री पाठ होता है शंकर भगवान की पूजा, उनके लिए पूजा करना। तो वंशीधर जी कह रहे थे, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, बूते मतलब बस का नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। वो मोहन से बात कर रहे थे। मोहन उनका आशय न समझता हो, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुसंधान कर पाने का न तो उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। अनुसंधान होता है धार्मिक कार्य जो उसके पिता करते थे। मोहन
वो सब नहीं कर पाता था, उसे इस चीजों का अभ्यास नहीं था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई हो, वैसे ही वो अनुत्तरित भी रह गई। यानी मोहन ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कुंद होना है धार रहित हो जाना। हंसुआ घास काटने की दराती, उसकी धार कुंद हो गई थी, कम पड़ गई थी। धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मोहन हंसुए की धार लगवाने के लिए धनराम के पास पहुंच गया था। और धनराम क्या कर रहा था? धोंकनी होता है लोहे की एक नली जिससे फूंक मारी जाती है। अपने बाएं हाथ में उसने धोंकनी पकड़ी हुई थी और दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते हुए लोहे को उलट और पलट रहा था। मोहन दूर खड़ा था और एक खाली पीपा वहां था, उसके ऊपर बैठ गया और पारखी निगाहें मतलब परख रखने वाली नजर से उसका कार्य देख रहा था। मोहन बोला, मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। दोनों कौन? मोहन और धनराम। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं, आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। और दोनों हो करके हंस दिए। वो अपने बचपन की बातों में खो गए थे, बचपन की बातें याद कर रहे थे। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। त्रिलोक सिंह उन दोनों के बचपन के मास्टर जी थे। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते, बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। सांप सूंघ जाना यानी बहुत ज्यादा डर जाना। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? इस तरह से मास्टर त्रिलोक सिंह जी पूछते बच्चों से, यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही। समवेत स्वर मतलब सामूहिक आवाज प्रार्थना करते हुए जरूर पहुंचती उन तक। लेकिन फिर भी वो ये सवाल जरूर पूछते थे, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशागर बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह की बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। तो ये कहानी समझ आ रही है आपको? मोहन मास्टर जी का प्रिय शिष्य था। वही सुबह प्रार्थना का पहला स्वर शुरू करता था और पूरी कक्षा में जो सवाल नहीं किसी को नहीं आता वो मोहन हल कर देता था। इसीलिए मास्टर जी उस पर ज्यादा खुश रहते थे और सभी बच्चों को दंड देने का भार भी मोहन पर डाल देते थे। यानी मोहन ही दूसरे बच्चों को जिनको सवाल नहीं आता उन्हें दंडित करता था। और मास्टर जी कहते, पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक। वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैंत खाए थे या कान खिंचवाए थे।
मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, क्योंकि जाति से ही मोहन ऊंचा था, उससे बड़ा था, उसकी जाति बड़ी थी उससे, इसलिए वो अपना प्रतिद्वंदी तो इसे समझता ही नहीं था, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। यानी मोहन ने बहुत बार धनराम की पिटाई की थी मास्टर जी के कहने पर, लेकिन फिर भी धनराम के मन में उसके प्रति कोई ईर्ष्या नहीं थी, क्योंकि वह एक तो मोहन से थोड़ी कम और हीन जाति का था, दूसरा वह पढ़ाई में इतना होशियार नहीं था, तीसरा मास्टर जी बात बात पर यह भी कहते थे कि मोहन उनका नाम ऊंचा करेगा, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो इस तरह से धनराम उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाता था, उसने मन में ही नहीं सोची थी ये बातें। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तीसरा दर्जा मतलब तीसरी कक्षा। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनवा तेहरे का पहाड़ा सुना तो? 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन तेहरे का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। वो बोलता, तेरे एकम तेरे, तेरे दूनी 24। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर मां साहब ने लगाई और वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे तेहरे का पहाड़ा याद कराता हूं। यानी धनराम पढ़ाई में होशियार नहीं था, उससे पहाड़े तो याद ही नहीं होते थे, तेहरे का पहाड़ा तो उसे कभी याद ही नहीं हो पाया। मास्टर जी ने उसकी पिटाई भी की। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा था। यानी जिस बच्चे को दंड देना था, जिस बच्चे को पीटना होता, मास्टर जी उसी से ही छड़ी मंगवाते थे और वो मास्टर जी को खुश करने के लिए मोटी से मोटी छड़ी तोड़ कर लाता, जबकि उसे पता होता था ये छड़ी उसी पर ही पड़ने वाली है, लेकिन मास्टर जी के खुशी के लिए वो बच्चे ऐसा करते। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेहरे का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। घोटा लगाना मतलब रट्टा लगाना। बार बार उसने तेहरे का पहाड़ा याद किया, लेकिन वो नहीं हुआ। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। मास्टर जी बोले, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 4-5 दरांतियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोंकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह अपने पसंद का बेंच चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। धनराम के पिता का नाम था गंगाराम। उन्होंने धनराम को छोटी उम्र से ही लोहारगिरी का कार्य करना सिखाना शुरू कर दिया था और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते।
एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। अपने पिता के मृत्यु के बाद धनराम ने लोहारगिरी का सारा कार्य अच्छे से संभाल लिया था। गांव और आसपास के लोग जो उसके पिता गंगाराम को कार्य सौंपते थे अब वो धनराम को सौंपने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। प्राइमरी स्कूल मतलब 5वीं कक्षा पास कर ली थी मोहन ने, और जैसे मास्टर जी कहते थे ये नाम रोशन करेगा, उसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, छात्रवृत्ति उसे मिली, तो उसने बहुत हद तक इसे सिद्ध भी कर दिया था। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों को की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपन देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। कौन सा पैतृक धंधा था उसके पिता का? ब्राह्मण का कार्य करना, यज्ञ हवन करना, पुरोहिताई का कार्य वो किया करते थे। उसमें अब उतना काम नहीं रह गया था, उतनी कमाई नहीं रह गई थी, तो वो निराश हो गए थे। लेकिन मोहन की पढ़ाई लिखाई से उनकी उम्मीदें जुड़ गई थी। उन्हें लग रहा था कि मास्टर जी सही कह रहे हैं, और उन्होंने भी मोहन की तरक्की को लेकर सपन देखने शुरू कर दिए थे। दान दक्षिणा के बुत्ते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिखकर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी कि पढ़ लिखकर गरीबी मिट जाएगी। यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। दिल से वो चाहते थे कि मोहन पढ़ लिखकर बहुत बड़ा अफसर बने। लेकिन इच्छा होने पर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमेले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। मटमेला होता है मिट्टी मिला हुआ पानी, बहुत ज्यादा एकदम से आ गया। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। यानी 5वीं कक्षा तक उनके गांव में ही स्कूल था। आगे की पढ़ाई कराने के लिए वंशीधर ने उनको पास ही के एक गांव में दाखिला दिलवा दिया था, लेकिन आने जाने के लिए 4 मील दूरी थी, जिसमें से 2 मील तो चढ़ाई होती और रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी जिसे पार करना होता था। बारिश के दिनों में तो उसका पानी उफान पर आ जाता था, पूरी तरह भर जाती थी, उसे पार करना आसान नहीं था। एक दिन नदी जब वो पार कर रहे थे तो बहुत सारे लोग थे मोहन के साथ, लेकिन पानी का रेला आ गया, मतलब बहुत ज्यादा पानी आ गया, मटमेला पानी आ गया और
बड़ी मुश्किल से वो नदी पार कर पाए। वंशीधर उस दिन घबरा गए थे। अपने बच्चे की भविष्य की उन्हें चिंता हो गई थी कि अब वो उसे कैसे पढ़ाएंगे, कैसे भेजे अकेले बच्चे को इतनी दूर। तो उनकी चिंता बढ़ गई थी। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उससे न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उसने सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहां 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। ये बातें रमेश ने मोहन के पिता से कही। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। बिरादरी मतलब उन्हीं की ही जाति का था, वो भी ब्राह्मण ही था रमेश। तो उन्हें लगा कि ये हमारी सहायता जरूर कर देगा। उन्हें पूरा भरोसा था रमेश पर। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। कोई कहती, मोहन थोड़ी दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ। तो कोई कहती, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी वाले बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था, और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी विद्यार्थी शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियां से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। तो आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको समझ आ रही होगी। मोहन अपनी ही बिरादरी के एक युवक रमेश, जो कि औसत दफ्तरी बड़ा बाबू था, उसके साथ लखनऊ आ गया था पढ़ने के लिए। उसके पिता ने उसे भेज दिया था, लेकिन यहाँ आकर उसकी जिंदगी ही बदल गई। उसे घरेलू नौकर बना दिया गया। घर में 2 महिलाएं थी जिन्हें वह चाची और भाभी कहता था। वो उससे सारा दिन कार्य करवाती। वो ही नहीं, आसपास की महिलाएं भी फिर उससे काम करवाने लगी। कभी उसे बाजार दही लाने के लिए भेज दिया जाता, कभी धोबी के पास भेज दिया जाता, कभी सब्जियां लाने के लिए भेज दिया जाता। बहुत ज्यादा कहने पर उसे एक छोटे से स्कूल में दाखिला तो करवा दिया, लेकिन उसकी जिंदगी एक पटरी पर घिसटने लगी। उसे अपने गांव भी जाने नहीं दिया जाता था। तब उसे गांव भेजा जाता जब उसके रमेश के पारिवारिक परिस्थितियां देखी जाती। पहले उनकी सुविधा और असुविधा का ख्याल रखा जाता, फिर उसे मोहन को गांव जाने दिया जाता था। छुट्टियों में भी अगले दर्जे की वो तैयारी कर रहा है, अगली कक्षा की तैयारी कर रहा है, ये समाचार वंशीधर जी के पास भेज दिया जाता था। मोहन भी धीरे धीरे इन बातों को समझने लगा था।
और उधर गांव में वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। तो ये कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी। ये इस कहानी का पहला भाग है और आगे की शेष कहानी हम पढ़ेंगे दूसरे भाग में। धन्यवाद।